हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 19th ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। सो व्हाट हैपेंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस हैं वो अराउंड 89 कंट्रीज में निकल चुके हैं। एंड हम जब डबलिंग की बात करते हैं, मतलब जब हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते थे, जब हम अल्फा वेरिएंट की बात करते थे कोरोना वायरस के, तब डब्ल्यूएचओ ने खुद बोला था कि केसेस डबल जो हो रहे हैं ना अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के, वो अराउंड 4 to 5 डेज में होते हैं। बट ओमिक्रॉन वेरिएंट की हम बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस डबल हो रहे हैं इन अराउंड 1.5 days to 3 days में किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो इतना रैपिड तरीके से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। और एक चीज और डब्ल्यूएचओ ने बताई है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन में हाई इम्यूनिटी है, वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत रैपिड तरीके से फैल रहा है। बट अभी डब्ल्यूएचओ ने इस बात पे उनको पता नहीं है कि ओमिक्रॉन बेसिकली कहाँ फैल रहा है, मतलब किन कंट्री में फैलेगा रैपिडली, जहां पर पॉपुलेशन की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, या फिर बेसिकली जहां पर ट्रांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये चीज अभी डब्ल्यूएचओ क्लियर नहीं है। सो डब्ल्यूएचओ अभी रिसर्च करेगा उस पर, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अभी रिसर्च होने वाली है। रिसर्च करेगा तब जाके पता लगेगा कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन वेरिएंट से हम कैसे टैकल कर पाएंगे। मूविंग फर्दर, सो सो द सेकेंड न्यूज इट्स अबाउट द नो फंड ऑफ सपोर्ट फ्यूचर टेंस फॉर अफगान एम्बेसी। देखो, इंडियन एम्बेसी जो है अफगानिस्तान में, वो तो इंडियन एम्बेसी छोड़ के आ गए थे सारे, जितने भी इंडियन थे वो सब छोड़ के आ गए थे। बट अफगानिस्तान की एम्बेसी भी तो थी इंडिया में। सो व्हाट हैपेंड, जो अफगानिस्तान की एम्बेसी के जो पर्सनल है, आधे से ज्यादा लोगों को तो ले ऑफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फंड नहीं है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तालिबान रिजीम आ गई इस वजह से। और ऊपर से जो इंडियन काम करते थे अफगानिस्तान की एम्बेसी में भी, उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, अब रीजन क्या है? रीजन यही है कि भैया कोई फंड नहीं है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा टू दी अफगानिस्तान एम्बेसी, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अभी कुछ फ्यूचर इन डिलेमा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के फिर आपके डिप्लोमेटिक टाइज कैसे आगे चल के होंगे भी सही तरीके से या नहीं होंगे। ये अभी बहुत डिलेमा में सिचुएशन पड़ी हुई है। मूविंग फर्दर ऑन द सिटी न्यूज। सो हमें सिटी न्यूज तो नहीं पढ़नी है, तो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, सो अशोक गहलोत ने कल एक स्कीम्स, फाउंडेशन ऑफ द स्कीम्स को लॉन्च किया और बताया कि अराउंड 13,195 करोड़ रुपीस की हम लोग स्कीम्स लॉन्च करेंगे इन अराउंड 3 years। और इन 3 सालों में स्कीम्स को कंप्लीट किया जाएगा। एंड स्कीम का जो पूरा वैल्यूएशन है वो 13,000 करोड़ रुपीस है अराउंड। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट में हमने अराउंड 70% ऑफ दी वर्क कंप्लीट किए हैं जो हमने मैनिफेस्टो में लिखे थे। एंड जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए थे उसका 85% ऑफ दी वर्क कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग 50% इन दी अपकमिंग डेज हो भी जाएगा। तो ये चीज बताया गया। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि अभी हम लोग अपने सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोग सिस्टम भी लेके आए हैं कि कोई भी पर्सन, अफेक्टेड पार्टी कोई भी हो, जिसका पैसा लगा है, इसको लगता है कि वो स्टेट का पार्ट है और मुझे जानने का हक है, तो वो पूछ सकता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा। वैसे आप आरटीआई से पता कर भी सकते हो, बट अब आप बेसिकली एक ऑफिस के पास जा सकते हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। आप डिपार्टमेंट के पास जाओ, डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन पूरी ऑप्टेन कर सकते हो। जैसे आप वाटर डिपार्टमेंट के पास चले गए तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास चले गए, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए, कहां पैसा खर्च हुआ, ये सारी चीजें, ये सब पूरी चीजें आपको पब्लिक के सामने रखी जाएंगी। मूविंग फर्दर, सो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अभी असम गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करके रखा हुआ है कि अब आप किसी और असम के विलेज को खाली नहीं कराएंगे, इविक्ट नहीं कराएंगे, जब तक इस केस को पूरे तरीके से सुन नहीं लिया जाता। ये चीज बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू दी असम गवर्नमेंट, क्योंकि अभी इविक्शन वाला केस बहुत चल रहा था ना। और ये भी था कि गलती देखो उनकी भी है कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इंक्रोच करके रखा हुआ है गलत तरीके से, लेकिन गलती गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट की गलती ये है कि जिस टाइम पर उन्होंने इंक्रोच किया था उस टाइम इनको हटाना चाहिए था। बट नाउ दे आर लिविंग देयर, उनकी लाइवलीहुड पूरी डिपेंडेंट है उस जगह पर। सो
जिसके चलते अगर हमको हटाते हैं तो आर्टिकल 21 ब्रीच होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को लेकर अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यही बोला है कि जब तक हम लोग इस केस पे पूरी तरीके से हियरिंग नहीं कर लेते, आप किसी भी विलेज विलेज विलेजेस को इविक्ट नहीं करवाओगे उन प्रॉपर्टी से जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि उन्होंने इंक्रोच करके रखा हुआ है। मूविंग फर्दर, so again on the state page, so what happened? So केसीआर जो कि चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो राबी क्रॉप्स जो है वो नहीं खरीदेगी, स्पेशली पैडी क्रॉप्स वो नहीं खरीदने वाली। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था एंड एफसीआई ने भी पहले बोला था कि भैया आप जो पर बॉइल्ड राइस है वो मत उगाइए, हम नहीं खरीदने वाले। और इवन दो स्टेट गवर्नमेंट ने भी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी अपने फार्मर्स को समझाया था कि आप उन प्रोडक्ट्स को मत उगाइए क्योंकि नहीं होने वाला है, नहीं खरीदने वाली है गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही एफसीआई। तो इसी के चलते मत होगा ये। तो वही चीज केसीआर ने कंफर्म कर दिया कि गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू बाय इवन अ किलो ऑफ पैडी इन अ रबी सीजन। मूविंग फर्दर, सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया में जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं तो यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है एंड रिसर्च करती है। बनाती तो नहीं है बट रिसर्च करती है कैसे बनना चाहिए। जैसे कि अब आपके यूएवीज है तो अनमैन्ड अब जो होते हैं व्हीकल्स होते हैं, तो जिसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में ड्रोन्स बोलते हैं, तो ये चीज बनाना डीआरडीओ का काम होता है। ठीक है, सो डीआरडीओ ने कल ऑन दी एपीजे अब्दुल कलाम कोस्टल एरिया पे जो कि उड़ीसा में है, वहां पर उन्होंने अग्नि पी मिसाइल को सेकंड टाइम टेस्ट किया। अब हमें अग्नि पी मिसाइल के बारे में समझना पड़ेगा। सो अग्नि पी जो है इज अ 2 स्टेट कैटेगराइज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है ना। एंड नेविगेशन सिस्टम की तरह है, मतलब अगर आप नेगेटिव उसको बता दोगे इस टारगेट पे आपको मारना है, उसी टारगेट पे जाके मारेगी। एंड इस मिसाइल की जो रेंज है इट्स अबाउट 2000 किलोमीटर। मूविंग फर्दर, सो कल लोकसभा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो पैनल है उसने बोला कि इंडिया के डिफेंस में मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए, ये चीज बोली है। और अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड दैट इज INA विक्रमादित्य। ठीक है, हाँ अभी एक और बनने वाला है, अभी टेस्टिंग चल रही है उस पर। 2022 में ये इंडक्ट हो जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस में, दैट इज INA विक्रांत। और अभी एक और बनाने की बात हो रही है, 2030 तक एक और बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा एंड द नेम ऑफ दैट एयरक्राफ्ट कैरियर इज INA विशाल। ठीक है, तो कई लोग IAC बोलते हैं, मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, कई बोलते हैं INA, इंडियन नेवल, बेसिकली इंडियन नेवल एजेंसी विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बोलते हैं। सो वही चीज बताएगी कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास मस्ट होने चाहिए। बट अभी इंडिया में रिसेंटली एक ही एयरक्राफ्ट है, 1 साल बाद दूसरा आ जाएगा विक्रांत। एंड थर्ड वन जो है वो INA विशाल, जिसपे अभी बात करें तो उसका आर्किटेक्ट और ये सारी चीजें बन रही हैं कि कैसे इसको बनाना है, जो कि 2030 तक कमीशन होगा। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो आज सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है इन दी सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, जिसमें 5 सेंट्रल एशियंस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आए हैं। किर्गिस्तान, वही कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ग्रीक रिपब्लिक, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे नेशंस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलेंगे एंड डायलॉग करेंगे कि कैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो वो है OIC है उसको, सॉरी, जो 5 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली आ गए और उन्होंने जो पाकिस्तान की OIC मीटिंग थी उसको स्किप करके सेंट्रल एशियन डायलॉग में प्रेजेंट अपने आप को उपस्थिति दी। एंड वन मोर थिंग, एंड दे बेसिकली टॉक्स अबाउट दी कि कॉपरेशन कैसे होना चाहिए। और ये अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों नहीं करा। अब पाकिस्तान का सपोर्ट इस वजह से नहीं करा क्योंकि दीज 5 सेंट्रल एशियन नेशंस जो हैं ये तालिबान रिजीम से खुश नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से इनका बॉर्डर टच होता है, बहुत सारे नेशन का इनका बॉर्डर टच होता है। तो अब तालिबान ऑब्वियसली बात है वायलेंट है, तो इनके नेशंस की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। और इंडिया
देखा जाए तो डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं करता, बट वो चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसी के चलते वो लोग इंडिया में आए हैं, ना कि अब पाकिस्तान का स्पॉन्सर जो ओआईसी मीट थी उसमें गए। मूविंग फर्दर, सो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की चीफ, उनका यही कहना है कि हमें कोई भी विश्वास नहीं है पैनल में जो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कर रही है। डिलिमिटेशन मतलब कि भैया सीट्स को डिवाइड करना, और सीट्स डिवीजन होंगी, मतलब अब विधानसभा की जो सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो बढ़ जाएंगी। ये हो रहा है, डिलिमिटेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो रही है। तो मना कर दिया कि पैनल पे विश्वास नहीं है, गलत तरीके से कर रहा है डिलिमिटेशन। मूविंग फर्दर, सो इंडियन ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनका ये कहना है कि हमारी जो भी प्रायोरिटी है वो यही प्रायोरिटी है कि अभी हम लोग सेकेंड डोज पे फोकस करें, क्योंकि अराउंड अभी 56% ऑफ द एडल्ट फुली वैक्सीनेटेड है, बट रिमेनिंग 44% ऑफ द एडल्ट्स आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड। सो we are approaching towards those adults, those who are not vaccinated fully. So इन माई ओपिनियन जो वैक्सीनेटेड नहीं है भाई एडल्ट ना, वो अपने आप को वैक्सीनेट करा के आ जाएं, क्योंकि नहीं तो फिर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर देगी। फिर देखो अभी बहुत सारे जैसे एग्जाम्स फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन में जाते हो, तो वहां पर मांगते हैं आपके डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, या तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि भाई वैक्सीनेशन लगवाओ और हर जगह वैलिड है वो। आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब हर एग्जाम के 72 आवर्स पहले आपके पास होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट। और पैसा खर्च होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो जो भी सेकंड डोज नहीं लगवाया ना वो लगवा लो, और फ्री में लग रहा है, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा आपको, अगर आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवानी है तो। हाँ, अगर आपको स्पुतनिक और कोई दूसरी वैक्सीन लगवानी है तो हाँ लगवा सकते हो, पैसा देके, पैसा आपके पास भरपूर है तो। बट हाँ, सेकंड डोज लगवा लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कभी भी आप एग्जाम देने जाओगे उस पर्सपेक्टिव से लगवा लो, वो रहने दो कि हेल्थ अच्छी है, वो सब चलो छोड़ो, स्किप कर जाओगे। उस पर्सपेक्टिव लगा लोगे कि अभी आगे चल के एग्जाम कोई देने जाना पड़ेगा, क्लैट देने जाओगे या कोई भी एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें अथॉरिटीज मांगती हैं। मूविंग फर्दर, सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जीटी नानावटी, जिन्होंने बहुत फेमस फेमस केसेस को डील किया है, जैसे कि गोधरा कांड जो हुआ था, एंटी सिक्स दंगे हुए थे 1980 1984 में, उन सब के केसेस को हियर किया इन जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। उनकी डेथ हो गई कल। ओके, ही पासेस अवे। मूविंग फर्दर, सो देखो क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, उनकी भी दो फैमिलीज होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एलिगेटर फैमिली, एक होता है बेसिकली क्रोकोडाइलियास। सो अब हम जो घड़ियाल्स पढ़ रहे हैं ना, तो घड़ियाल्स को लोग बहुत उसमें लेते हैं कि एलिगेटर है, बट दे आर नॉट द एलिगेटर, दे कम अंडर द फैमिली ऑफ क्रोकोडाइल्स, बट दे आर दे आर नॉन वेजिटेरियंस है ना, ये कार्निवोरस होते हैं, बट दे डोंट ईट ह्यूमंस, क्योंकि इनकी जॉ जो होती है बहुत लंबी होती है, और इंडिया में बहुत पाए जाते हैं घड़ियाल्स। तो वही बताया गया, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का यही कहना है कि अभी हम लोग ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं घड़ियाल्स की, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। एंड इन दी ब्रीडिंग जो स्टार्ट होगी वो पंजाब के ब्यास रिजर्व में होगी, ब्यास रीजन में होगी। तो अभी ब्रीडिंग उनकी स्टार्ट करनी है, बिकॉज दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। हम नहीं चाहते कि पूरी तरीके से एक्सटेंड हो जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, पूरे यूरोप में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कोविड 19 के समय, अब फिर से वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गए, फेस्टिवल पे आप फेस्टिवल बाहर नहीं निकल सकते, आप गैदरिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन गिवन बाय द फरहान हक, जो कि अफगानिस्तान एम्बेसडर थे इन द यूएन, अब तालिबान चाहती है कि हमारा एक नया एनवॉय हो जो कि अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करे इन द यूनाइटेड नेशंस। बट प्रॉब्लम ये है, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस इन द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और तालिबान ने अपना नाम भेज दिया है कि हम लोग सोहेल शाहीन को चाहते हैं कि ही शुड बी द न्यू एनवॉय, अफगान एनवॉय इन द यूनाइटेड नेशंस, जो कि अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा यूनाइटेड नेशन पे, इंटरनेशनल पोडियम पर। साइंस एंड टेक हमें स्किप करना है, बाकी एफएक्यूज आपको खुद पढ़ने हैं आज, क्योंकि सब रिपीटेटिव है। अब यही बताया गया कि भाई जो नाइजीर ने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट पास किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, क्लाइमेट का जो सब्जेक्ट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास आ जाना चाहिए। इंडिया ने उसमें नेगेटिव वोट क्यों दिया?
तो अब ऑलरेडी पता है। सबसे पहले तो ये समझना कि क्यों रेजोल्यूशन डाला। तो प्रॉब्लम थी कि भाई बहुत लेट काम हो रहा था, लोग नहीं मान रहे थे और बहुत सारे लोगों के लिए टेररिज्म से रिलेटेड था। ठीक है, इसलिए उसको यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डालने की बात हो रही थी, उससे रिलेटेड है। सेकंड वन इज अबाउट द इज रेजिंग मैरिज एज इनफ टू हेल्प गर्ल्स, उसको लेकर है। तो इसमें यही चीज बताई गई कि देखो आपने एज तो बढ़ा दी, बट गर्ल्स को अब आपको इंडिपेंडेंट करना है, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना पड़ेगा, है ना। अब मान के चलो फैमिली ऐसी है कि भाई वो नहीं, लड़की की शादी करवानी है, अगर लेकिन लड़की अपने आप को रेस्ट्रेन कर रही है, तो लड़की के पास खुद का सपोर्ट तो होना चाहिए, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको लड़कियों को करना पड़ेगा। ये चीज बताया जा रहा है। एंड द थर्ड FAQ जो है, इट्स अबाउट दी हाईवेज इन दी हिल। तो अबाउट दी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, और ये रिलेटेड है चार धाम रोड से। हमने पढ़ा था कि चार धाम रोड्स को अब और एक्सपेंड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया यूनियन गवर्नमेंट को टू वाइडन दी ऑल दी चार धाम रोड्स, ऑल दी थ्री मेन चार धाम रोड्स। ओके, उससे रिलेटेड है। सो रीड इट। बाकी आगे कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।